अमेरिकी टैरिफ और शेयर बाजार में जारी उथल पुथल के बीच आज सबकी नजर आरबीआई पर है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग के बाद आज रिजर्व बैंक रेपो रेट में कटौती का ऐलान कर सकता है। अगर रेपो रेट में कटौती हुई तो आपकी ईएमआई भी घट सकती है। 7 अप्रैल को शुरू हुई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक का आज आखिरी दिन है। आज सुबह 10 बजे आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के फैसलों का ऐलान करेंगे। उम्मीद जताई जा रही है रेपो रेट में 0.25% की कटौती कर सकता है। फरवरी में भी रेपो रेट में 0.25% की कटौती की गई थी। फिलहाल रेपो रेट 6.25% है। 5 साल बाद फरवरी में रेपो रेट में कटौती की गई थी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस समय महंगाई कम हुई है। ऐसे में ट्रम्प के टैरिफ से अर्थव्यवस्था के सामने आई चुनौतियों का सामना करने के लिए आरबीआई ब्याज दर में कटौती कर सकता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक कच्चे तेल की कीमत में गिरावट और डॉलर इंडेक्स में गिरावट से ब्याज दरों में कटौती के लिए अच्छा माहौल बना है। ऐसे में आरबीआई रेपो रेट में कटौती कर राहत दे सकता है। रेपो रेट कम होने के बाद बैंक में हाउसिंग और ऑटो जैसे लोन्स पर ब्याज दरें कम कर सकते हैं। इससे आम आदमी के लिए लोन सस्ते हो सकते हैं और ईएमआई भी घटेगी। ब्याज दरें कम होंगी तो हाउसिंग समेत दूसरे सेक्टर्स में डिमांड बढ़ सकती है। अमेरिका ने चीन पर टैरिफ बम फोड़ा है। चीन से इंपोर्ट होने वाले सामान पर अमेरिका ने 104% टैरिफ को लागू कर दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि चीन ने अगर 34% टैरिफ वापस नहीं लिया तो 104% टैरिफ लागू किया जाएगा। और अमेरिका के इस एक्शन पर चीन ने कहा कि हम पूरी तरह इसके लिए तैयार हैं और मजबूत होकर यहां से निकलेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप के ऐलान के मुताबिक अमेरिका ने चीन से आने वाले सामान पर 104% टैरिफ को लागू कर दिया है। ट्रंप ने कहा था कि अगर चीन ने 8 अप्रैल तक अमेरिकी सामान पर लगाया गया 34% टैरिफ वापस नहीं लिया तो चीन पर और 50% टैरिफ लगाया जाएगा। चीन ट्रंप की धमकी के आगे नहीं झुका। जवाब में अमेरिका ने 9 अप्रैल यानी आज से चीन से आने वाले सामान पर 104% टैरिफ लगा दिया है। It was a mistake for China to retaliate. When America is punched, he punches back harder. That's why there will be 104% tariffs going into effect on China. इससे पहले चीन ने कहा था कि हम ट्रेड वॉर के लिए तैयार हैं। अमेरिका टैरिफ बढ़ाने की धमकी देकर गलती कर रहा है। चीन ने कहा था कि हम अमेरिका की ब्लैकमेलिंग के आगे झुकेंगे नहीं, हम आखिर तक चलेंगे। चीन के अखबार पीपल्स डेली ने कहा कि अमेरिकी टैरिफ का असर जरूर होगा लेकिन आसमान नहीं गिरेगा। वहीं दूसरी ओर अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि अब तक 70 देश टैरिफ पर डील करने के लिए संपर्क कर चुके हैं। चीन भी डील करना चाहे तो बात हो सकती है। अमेरिका की ओर से टैरिफ लगाए जाने के बाद आज वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल निर्यातकों के साथ बैठक करेंगे। इसी बीच चीन ने कहा है कि अमेरिकी टैरिफ का मुकाबला करने के लिए भारत और चीन को साथ आना चाहिए। अमेरिका की तरफ से 26% टैरिफ लगाए जाने के बाद आज वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल निर्यातकों के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के सदस्य, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य, उद्योग जगत से जुड़े प्रतिनिधि और वरिष्ठ सरकारी अधिकारी शामिल होंगे। बैठक में अमेरिकी टैरिफ का सामना करने के उपायों पर चर्चा होगी। एमएसएमई और इंडियन फार्मास्यूटिकल सेक्टर से जुड़े निर्यातक अमेरिकी टैरिफ से पड़ने वाले असर को कम करने के लिए सरकार से मदद की मांग कर रहे हैं। बैठक में इस पर भी चर्चा होगी। इसी बीच ट्रंप के टैरिफ की मार से परेशान चीन ने भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। भारत में चीनी दूतावास के प्रवक्ता ने एक पोस्ट में कहा कि अमेरिकी टैरिफ का सामना करने के लिए भारत और चीन को एकजुट होने की जरूरत है। चीनी दूतावास के प्रवक्ता यू जिंग ने कहा कि चीन और भारत के बीच आर्थिक व्यापारिक संबंध आपसी लाभ पर आधारित है। अमेरिका टैरिफ का दुरुपयोग कर रहा है। इसका सामना करने के लिए दुनिया के 2 सबसे बड़े विकासशील देशों को एक साथ खड़ा होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। बात वक्फ कानून को लेकर छिड़े बवाल की। मुर्शिदाबाद के जंगीपुर में नए वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हुए हिंसा के बाद इलाके में 10 अप्रैल तक बीएनएस की धारा 163 लागू कर दी गई है। जंगीपुर के रघुनाथपुर और सूती में पुलिस की तैनाती भी बढ़ा दी गई है और यहां अब हालात कंट्रोल में है। ये तस्वीरें जंगीपुर में नए वक्फ कानून के विरोध में हुए बवाल की हैं। गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। पुलिस की टीम पर उपद्रवियों ने पत्थर बरसाए। हालात इतने खराब हो गए कि उपद्रवियों को काबू करने के लिए पुलिस को आंसू गैस का सहारा लेना पड़ा। जंगीपुर में नए वक्फ कानून के खिलाफ मुस्लिम समुदाय के लोग सड़क पर उतरे थे। हंगामा कर रहे लोगों ने सड़क जाम कर दी। पुलिस मौके पर पहुंची तो प्रदर्शनकारी पुलिस वालों से ही भिड़ गए।
हालात बिगड़े और उपद्रवियों ने पुलिस पर पथराव किया, फिर गाड़ियों में आग लगा दी। पुलिस ने जैसे तैसे हालात को काबू किया। पथराव में कई पुलिस वाले भी घायल हुए हैं। हिंसा के बाद जंगीपुर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। प्रशासन चाक चौबंद है। हिंसा में शामिल आरोपियों की पहचान की कोशिश की जा रही है। अब पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने ममता सरकार से जंगीपुर हिंसा को लेकर रिपोर्ट मांगी है। राज्यपाल ने सरकार से ऐसी हिंसक गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए कहा। जंगीपुर में अचानक से भड़की हिंसा, क्या तस्वीर वहां पर बनी और कैसे उपद्रवियों ने सड़क पर तांडव किया, कैसे गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया, आपको पूरी घटना विस्तार से दिखाते हैं। हंगामे की शुरुआत सड़क जाम करने के बाद हुई। पुलिस सड़क खाली करने के लिए पहुंची, तभी उपद्रवियों ने पथराव शुरू कर दिया। संशोधित वक्फ कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के लिए शाम के 4 बजे नेशनल हाईवे 12 जो रास्ता सीधा कोलकाता से नॉर्थ ईस्ट इंडिया के तरफ कनेक्ट करता है, इसी रास्ते के ऊपर मुर्शिदाबाद जिले के उमरपुर मोड़ में काफी सारा भीड़ इकट्ठा हुए थे। मुट्ठी भर पुलिस था। काफी समय से नेशनल हाईवे बंद पड़ा हुआ था। पुलिस थोड़ा बहुत जोर प्रदर्शन करने का कोशिश किया। जो लोग रास्ते के ऊपर धरने पे बैठ गया था, वो लोग को हटाने का कोशिश किया और उसी समय मच गया बवाल। पुलिस के तरफ पत्थरबाजी शुरू हो गया। पुलिस का जितना भी इधर गाड़ी था उसके ऊपर तोड़फोड़ करना चालू कर दिया। आगजनी और पथराव के बाद पुलिस ने जैसे तैसे हालात को कंट्रोल किया। पथराव में कुछ पुलिस वालों को चोट भी लगी है। जंगीपुर में हुई हिंसा को लेकर ममता बनर्जी सरकार विपक्ष के निशाने पर है। बीजेपी ने ममता सरकार पर अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण का आरोप लगाया और टीएमसी यहां पर कह रही है कि जंगीपुर में दंगा नहीं हुआ बल्कि मामूली विवाद हुआ, जिसको बीजेपी तूल दे रही है। जंगीपुर में नए वक्फ कानून के विरोध के नाम पर जो कुछ हुआ, उससे ममता सरकार बीजेपी के निशाने पर है। बीजेपी कह रही है कि टीएमसी सरकार कानून व्यवस्था के मोर्चे पर नाकाम है। ममता अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण कर रही है। जानते हैं हिंदू जिले में माइनॉरिटीज है, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में माइनॉरिटी है। हिंदुओं के ऊपर आगे आने वाले समय में अटैक भी हो सकते हैं, इसलिए पश्चिम बंगाल सरकार पूरी तरीके से नाकामयाब हो चुकी है। ममता बनर्जी और उनकी सरकार की इनडायरेक्ट हेल्प से ये सारी चीजें हो रही है। हालांकि टीएमसी नेता जंगीपुर में हुए हंगामे को तूल देने के मूड में नहीं है। टीएमसी नेताओं ने कहा है कि जंगीपुर में दंगा नहीं हुआ, छोटी मोटी घटनाएं हुई हैं। दंगा फसाद कुछ नहीं, वो 1-2 घटनाएं अगर घटी होंगी, मैंने कहा ये शक्ति प्रदर्शन का ही विषय नहीं है। ये खामोखा कुछ लोग शक्ति प्रदर्शन करना चाहते हैं। वहीं जंगीपुर में हुए लाठीचार्ज को लेकर टीएमसी में ही सवाल उठ रहे हैं। राज्य के मंत्री और जमीयत उलेमाए हिंद के पश्चिम बंगाल अध्यक्ष सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। और अब खबर महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र के ठाणे से दिल दहलाने वाला मामला सामने आया, जहां मुंब्रा में 10 साल की बच्ची की बाथरूम की खिड़की से फेंककर हत्या कर दी गई। हत्या से पहले रेप की आशंका है और 19 साल के एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिससे पूछताछ जारी है। ठाणे के मुंब्रा पुलिस स्टेशन के बाहर जमा हुई ये भीड़ मासूम की निर्मम हत्या पर भड़की हुई है। देर रात तक भीड़ आरोपी को उनके हवाले करने की मांग पर अड़ी रही। पुलिस ने बड़ी मुश्किल से समझाया। वारदात एक अपार्टमेंट में हुई, जहां आरोपी 10 साल की एक नाबालिग बच्ची को खिलौने का लालच देकर बहला फुसलाकर अपने फ्लैट पर ले गया। आरोप है कि उसने बच्ची के साथ रेप किया और फिर उसे बाथरूम की खिड़की से फेंक दिया। आसपास के लोगों को कुछ गिरने की आवाज सुनाई दी। बाहर निकलकर देखा तो खून से लथपथ बच्ची की लाश दिखी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आगे की कार्रवाई के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। उनकी जो ये विंडो है उसके 6 ग्लासेस निकाली थी, 4 ग्लासेस, और वो खुली थी। तो उस हिसाब से डीप में इन्वेस्टिगेशन किया तो ऐसा पता चला कि वहां का एक 19 साल का लड़का है, उसने उसको खिलौने देने के बहाने ऊपर लेके गया, उसने उसको मार के वहां से फेंका। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में तेज रफ्तार कार ने सड़क पर चल रहे लोगों को कुचल दिया और इस घटना में 6 लोग घायल हो गए हैं, जिसमें 2 छात्रों की हालत गंभीर बताई जा रही है। सफेद रंग की ये वही कार है जिसने दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में कहर बरपाया। 6 लोगों को कुचल दिया, जिनमें कई छात्र हैं।
और उसके बाद भीड़ ने कार के शीशे तोड़ दिए और कार चला रहे व्यक्ति को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। ये पूरा इलाका जाना जाता है यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए और यहाँ पर बड़ी संख्या में उसी स्पॉट पर छात्र इकट्ठा हैं। फिलहाल यहाँ मौके पर जो हम देख रहे हैं 6 लोग जो थे वो कौन थे? वो 6 के 6 स्टूडेंट्स सारे एस्पिरेंट थे। और मैडम ये मैं बताना चाहता हूँ, रात को जब हम लोग लाइब्रेरी से निकलते हैं तो इतनी तेज स्पीड से गाड़ी आती है कि हम लोग डर डर के जो है चलते हैं। ड्रिंक एंड ड्राइव है, वो गाड़ी वाला एक लड़का था, I-10 गाड़ी थी। पुलिस छात्रों को समझा बुझा रही थी, तभी उसी सड़क पर एक BMW तेज रफ्तार से गुजरी। हंगामे के बाद पुलिस ने कार जब्त कर ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। पिछले हफ्ते संसद में पारित हुआ नया वक्फ कानून मंगलवार से लागू हो गया है। सरकार ने अधिसूचना जारी कर ये जानकारी दी और इस बीच वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 16 अप्रैल को सुनवाई कर सकता है और केंद्र सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर कैविएट दायर की है। वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अब तक 15 याचिकाएं दायर की जा चुकी हैं। 7 अप्रैल को चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने जल्द ही सुनवाई की तारीख तय करने की बात कही थी। अब सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने याचिकाओं को बताया है कि वक्फ कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं में 16 अप्रैल को सुनवाई हो सकती है। हालांकि अभी ये तय नहीं है कि किस बेंच के सामने ये सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं में नए वक्फ कानून को मुसलमानों के साथ भेदभाव करने वाला, धार्मिक संस्था के कामकाज में सरकारी हस्तक्षेप, संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 25, 26 और 29 के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। याचिकाकर्ताओं ने नए वक्फ कानून पर रोक लगाने की मांग की है। इसी बीच केंद्र सरकार ने नए वक्फ कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दायर की है। केंद्र ने किसी भी आदेश से पहले अपना पक्ष सुने जाने की मांग की है। इसी बीच नए वक्फ कानून के समर्थन में भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई है। दिल्ली के सतीश अग्रवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर पुराने वक्फ कानून में बदलाव को सही बताते हुए मामले में खुद को पक्षकार बनाने की मांग की है। अहमदाबाद में कांग्रेस पार्टी के मंथन का आज दूसरा दिन है। आज पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन होगा। राष्ट्रीय अधिवेशन में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। आज सुबह 10 बजे साबरमती रिवर फ्रंट पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन की शुरुआत होगी। पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का भाषण होगा। आज कांग्रेस अधिवेशन में सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय पर चर्चा होगी। कांग्रेस कार्य समिति में पास हुए प्रस्तावों पर आज मुहर लगेगी। आज की बैठक में देश भर से आए 3000 प्रतिनिधि शामिल होंगे। मंगलवार को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में पूर्व उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर एक विशेष प्रस्ताव पारित किया गया। प्रस्ताव में सरदार पटेल की राह पर किसानों के लिए संघर्ष करने की बात कही गई। सांप्रदायिकता के खिलाफ संघर्ष में हमारे सरदार के सिद्धांतों का अनुसरण होगा। बैठक में गुजरात पर एक प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई। वहीं राष्ट्रीय मुद्दों से जुड़े प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई। देश भर में जो आज माहौल बना हुआ है, जो दबाव की राजनीति हो रही है, टकराव की राजनीति हो रही है, विपक्ष की आवाज को दबाने की राजनीति हो रही है, उसमें बहुत बड़ा और अहम भूमिका कांग्रेस पार्टी की होने जा रही है। 2025 वो वर्ष हमने घोषित किया है, जो वर्ष संगठन के लिए समर्पित रहेगा। अहमदाबाद में कांग्रेस की बैठक के पहले दिन कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में राहुल गांधी ने पार्टी से दूर होते ओबीसी वोटर्स को लेकर चिंता जाहिर की। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस देश बांट रही है और इसीलिए कांग्रेस के साथ कोई भी रहना नहीं चाहता है। अहमदाबाद में कांग्रेस के मंथन के पहले दिन राहुल गांधी ने पार्टी के घटते वोट बैंक पर चिंता जताई। सूत्रों के मुताबिक बैठक में राहुल गांधी ने कहा कि हम दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण में उलझे रहे, ओबीसी हमारा साथ छोड़ गया। हम मुस्लिमों की बात करते हैं, इसलिए हमें मुस्लिम परस्त कहा जाता है। हमें ऐसी बातों से डरना नहीं है, हमें आम लोगों से जुड़े मुद्दे उठाते रहना है। बीजेपी ने राहुल की इस चिंता पर तंज कसा है। सबको पता है कि कांग्रेस देश को बांटने की, समाज को बांटने की राजनीति कर रही है, इसलिए एक एक कर सब लोग उनका साथ छोड़ रहे हैं। कांग्रेस की बैठक के पहले दिन राहुल गांधी ने सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। बीजेपी राहुल के माल्यार्पण के अंदाज पर सवाल उठा रही है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि सरदार पटेल की प्रतिमा पर माला फेंककर माल्यार्पण करने से अच्छा होता कि राहुल गांधी ये दिखावे की औपचारिकता ही ना करते। उन्हें न सरदार साहब से कोई श्रद्धा है, न उनके योगदान की समझ। अगर सरदार ना होते तो न आज भारत होता, न कांग्रेस के शाही परिवार की कोई हैसियत, रियासतों में ही सिमट जाते। बिहार में तेजस्वी यादव ने खुद को सीएम उम्मीदवार घोषित कर दिया कि भुइयां मुसर सम्मेलन में पहुंचे तेजस्वी यादव ने कहा कि जिस दिन मैं सीएम बनूंगा, लोगों को बसाने का काम शुरू करूंगा।
पटना के एसकेएम हॉल में तेजस्वी यादव भुइया मुसहर सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे थे। यहां तेजस्वी ने खुद को सीएम उम्मीदवार बताते हुए कहा कि मैं सीएम बना तो भुइया मुसहर समाज के कल्याण के लिए योजनाएं शुरू करेंगे। जिस दिन आपका बेटा भाई तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेगा, जो लोग नाला के किनारे बसे हुए हैं, जो लोग रैन बसेरा में बसे हुए हैं, जो लोग झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, सबको पक्का मकान में रखवाना हम तो बस चाहेंगे कि आप सब लोगों का आशीर्वाद मिले, आप लोगों का प्यार मिले। बिहार में आरजेडी का कांग्रेस और लेफ्ट के साथ चुनावी गठबंधन है। गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर नाराजगी की अटकलें होती रहती हैं। हालांकि गठबंधन में आरजेडी की भूमिका बड़े भाई की रही है। अब तेजस्वी पद वाला बयान देकर कांग्रेस को सीधा संदेश दे रहे हैं कि चर्चा चाहे जो हो, आरजेडी बड़े भाई की भूमिका में ही रहेगी। गठबंधन राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनेगी जब आप अपने बेटा भाई तेजस्वी को आशीर्वाद दीजिएगा। बिहार के खेल मंत्री सुरेंद्र भगत अपने अजब गजब कारनामों को लेकर सोशल मीडिया में सुर्खियां बटोर रहे हैं। मंत्री जी ने गर्मी के मौसम में गरीबों को कंबल बांटा। अब लोग सोशल मीडिया पर मंत्री जी को जमकर ट्रोल कर रहे हैं। अप्रैल का दूसरा हफ्ता है। देश के कई राज्यों में तापमान 40 डिग्री के पास पहुंच गया है। लोग गर्मी से परेशान हैं। बिहार के कई जिलों में भी गर्मी का असर दिख रहा है। लेकिन बिहार के मंत्री सुरेंद्र मेहता को शायद ये ख्याल नहीं रहा कि गर्मी आ गई है। खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता अपनी विधानसभा के अहियारपुर गांव पहुंचे थे। मंत्री जी ने पहले मंच से मन भर भाषण दिया, गरीब कल्याण की बात कही, फिर गरीबों को कंबल बांटा। जहां मंत्री जी कंबल बांट रहे थे, वहां भी तापमान 40 डिग्री ही था। खुद मंत्री जी कुर्ता पहने हुए थे, लेकिन गरीब कल्याण के भीषण गर्मी में भी कंबल दान करते दिखे। अपने इस उपकार की खबर मंत्री जी ने सोशल मीडिया अकाउंट पर दिया। सबको बताया कि गरीब कल्याण के मामले में वो सर्दी गर्मी बरसात का फर्क नहीं करते, लेकिन प्रचंड गर्मी में कंबल बांटते मंत्री जी को अब लोग ट्रोल कर रहे हैं। वाराणसी दक्षिण से बीजेपी के विधायक नीलकंठ तिवारी भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। एक वीडियो में नीलकंठ तिवारी वाराणसी की धरहरा मस्जिद के बाहर झाड़ू लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। गले में भगवा पटका, हाथ में झाड़ू, साथ में समर्थकों का हुजूम और जिंदाबाद के नारे। जगह है वाराणसी की ऐतिहासिक धरहरा मस्जिद। हाथों में झाड़ू लिए ये है बीजेपी के विधायक नीलकंठ तिवारी। स्थानीय विधायक नीलकंठ तिवारी स्वच्छता अभियान पर निकले थे। समर्थकों के साथ धरहरा मस्जिद की सफाई करने पहुंच गए। खुद हाथ में झाड़ू थाम लिया। ये देख साथ आए समर्थक जोश से नारेबाजी करने लगे। मस्जिद के बाहर झाड़ू लगाते बीजेपी विधायक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कोई सवाल पूछ रहा है तो कोई उनकी तारीफ कर रहा है। जिस धरहरा मस्जिद के सामने विधायक ने झाड़ू लगाई, उसे लेकर विवाद भी चल रहा है। एक पक्ष दावा करता है कि साल 1669 में औरंगजेब ने बिंदु माधव मंदिर को तोड़कर ये मस्जिद बनाई थी। इस मस्जिद को आलमगीर मस्जिद भी कहा जाता है। मस्जिद से जुड़े 2 मुकदमे कोर्ट में हैं। 1932 से ये मस्जिद एएसआई के संरक्षण में है। और अब बात महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में अब नाम बदलने वाली सियासत शुरू हो गई है। शिंदे गुट वाली शिवसेना ने खुलदाबाद का नाम बदलकर रतनपुर करने की मांग की है। खुलदाबाद में औरंगजेब की कब्र है। बीजेपी ने मांग का समर्थन किया है। वहीं समाजवादी पार्टी कह रही है कि नाम बदलने से महंगाई कम नहीं होती। महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर औरंगजेब की चर्चा है। इस बार चर्चा की वजह खुलताबाद है। खुलताबाद में औरंगजेब की कब्र है। अब शिंदे गुट के नेता और फडणवीस सरकार में मंत्री संजय शिरसाट ने मांग की है कि खुलताबाद का नाम बदलकर रतनपुर किया जाए। जहाँ खुलताबाद कहा जाता है, जहाँ औरंगजेब की कब्र गड़ी है, तो वो रत्नपुर है। और इसका अंग्रेज के जमाने से उसके अंदर 7/12 या तो टैक्स जिसको कहते हैं, वो रत्नपुर के नाम से ही है। संजय शिरसाट की मांग है कि सूबे में जिस भी शहर के नाम के आगे बाद आता है, उसका नाम बदला जाना चाहिए। बीजेपी भी इस मांग का समर्थन कर रही है। खुलताबाद का नाम बदलने की जो बात कही है, वो जन भावना है। जन भावना का समर्थन संजय शिरसाट ने किया है। वो समर्थन भारतीय जनता पार्टी का है। हालांकि विपक्षी पार्टी इस मुद्दे पर सरकार से सवाल पूछ रही है। समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि क्या नाम बदलने से महंगाई कम हो जाएगी। नए शहरों के नाम बदलने से क्या होगा? सरकार कोई नया शहर बसाओ तो कोई बात बने।
मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले में जन सुनवाई के दौरान एक शख्स अनोखी शिकायत लेकर कलेक्टर के पास पहुंच गया। मामला कुछ ऐसा था कि कलेक्टर ने भी संबंधित विभाग के अधिकारियों को तुरंत एक्शन में आने को कहा था। जितेंद्र सोनी नाम के इस शख्स का दावा है कि गांव में पानी की किल्लत की वजह से उसकी पत्नी बच्चों के साथ मायके चली गई है। लाख मिन्नतों के बाद भी वो ससुराल आने को तैयार नहीं है। हम आपको बुला रहे हैं और आप पानी की समस्या के कारण घर छोड़ के भागे हैं, तो आप नहीं आओगे का? पानी नहीं आएगा जब तक नहीं आएंगे। पानी नहीं है तो हम क्या करने आएंगे भाई? बिना पानी का कोई काम नहीं होता। इस शिकायत को सुनने के बाद कलेक्टर भी हैरान रह गई। उन्होंने तुरंत अधिकारियों को निर्देश दिया। कलेक्टर के निर्देश पर अधिकारियों की एक टीम देवरा गांव पहुंची और पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा इस मोहल्ले में है दिक्कत, क्योंकि यहाँ पे पुरानी नल जल योजना जो है गर्मी में थोड़ा डिस्टर्ब रहती है, तो अपन सारे चीज़ों को लोगों को दिक्कत तो है थोड़ा। यहाँ पानी के हैंडपम्प से चल रहे हैं लेकिन नल जल योजना से प्रॉपर पानी नहीं मिल रहा था, तो अपन इसको जुड़वा रहे हैं। जिनको भी समस्याएं हैं पानी की, तो उनको नल जल योजना के माध्यम से पानी मिलने लगेगा। देवरा गांव के लोगों का दावा है कि गांव की कई और महिलाएं भी पानी नहीं होने की वजह से अपने मायके चली गई हैं। मध्य प्रदेश वाकई में गजब है। वहां के नर्मदापुरम से हैरान करने वाला एक मामला सामने आया। शहीद भगत सिंह कॉलेज में एक चपरासी बीए की उत्तर पुस्तिकाओं को चेक कर रहा था। ये वीडियो 31 जनवरी का बताया जा रहा है। वीडियो में दिखाई दे रहा ये शख्स कॉलेज का ही एक चपरासी है जो शिक्षक की कुर्सी पर बैठा है और एक एक कर आंसर शीट चेक कर रहा है। इतना ही नहीं, लाल पेन लेकर ये चपरासी आंसर शीट में नंबर भी कर रहा है। वीडियो वायरल हुआ तो जांच के आदेश दे दिए गए। करीब 2 महीने की छानबीन के बाद उच्च शिक्षा विभाग ने प्रिंसिपल और राजनीति शास्त्र के प्राध्यापक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। मैंने कहा दुर्भाग्यपूर्ण भी और अक्षम्य अपराध की श्रेणी में आता है। इसको सहन नहीं किया जाएगा। जो भी दोषी इन पर कार्रवाई की गई है और सख्त कार्रवाई की जाएगी। सस्पेंड किए गए प्रिंसिपल और प्राध्यापक हाईकोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं। मैं आज शासन को पत्र लिखूंगा कि मुझे क्यों निलंबित किया गया है, उच्च न्यायालय की शरण में जाऊंगा। शासन को पत्र लिखूंगा, निवेदन करूंगा और उसके बाद कोई उत्तर नहीं प्राप्त होता तो मैं कोर्ट की शरण लूंगा। जांच में ये भी बात सामने आई है कि आरोपियों ने चपरासी को आंसर शीट चेक करने के लिए 5,000 रुपए दिए थे। आईपीएल 2025 में कल 2 मुकाबले हुए। पहले मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को रोमांचक मुकाबले में 4 रन से हरा दिया, तो दूसरे मैच में पंजाब किंग्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 18 रन से हरा दिया और चेन्नई की 5 मैच में ये लगातार चौथी हार है। पंजाब किंग्स के प्रियांश आर्या ने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ सेंचुरी लगाई और इस पारी ने पंजाब को एक और यादगार जीत दिलाई। पंजाब ने चेन्नई को 18 रन से हराया और 4 मैच में तीसरी जीत हासिल की। प्रियांश ने 42 गेंद पर 103 रन की शानदार पारी खेली। उन्होंने 7 चौके और 9 छक्के मारे। अब हर किसी की दिलचस्पी ये जानने में है कि प्रियांश नाम का ये बल्लेबाज कहां से आया और इन्हें आईपीएल में कौन लाया। प्रियांश आर्या दिल्ली के लिए घरेलू क्रिकेट खेलते हैं। दिल्ली प्रीमियर लीग में प्रियांश 6 गेंद पर 6 छक्के मारकर सुर्खियों में आए थे। पंजाब ने 3 करोड़ 80 लाख रुपए देकर प्रियांश को अपनी टीम में शामिल किया था। चेन्नई के खिलाफ मुकाबले में प्रियांश का अच्छा साथ दिया शशांक सिंह और मार्को जेनसन ने। शशांक ने अर्धशतक लगाया तो जेनसन ने 19 गेंद पर 34 रन की पारी खेली। इन पारियों के दम पर पंजाब ने पहले बैटिंग करते हुए चेन्नई के खिलाफ 219 रन बनाए। 220 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए डेवन कॉनवे ने अर्धशतक लगाया। वहीं शिवम दुबे ने 42 रन की पारी खेली, लेकिन बीच के ओवरों में धीमी बल्लेबाजी चेन्नई को ले डूबी। 5 मैच में चेन्नई की ये लगातार चौथी हार है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।